एक तरफ जहां प्रदेश सरकार ने भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है, दूसरी ओर आज यहां पर तमाम युवा किन मांगों को लेकर यहां पर एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मेरे पीछे तस्वीर आप देख रहे होंगे तो तमाम युवा साथी जो है इस वक्त यहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और पीछे अगर मैं देखूं तो यहां पर एक कैलेंडर यहां पर लगाया गया है जिसमें आप देखेंगे छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तराखंड बेरोजगार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तराखंड बेरोजगार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे ठीक पीछे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद का यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है। 18 दिसंबर आज तारीख और उत्तराखंड सरकार की बेरोजगार अभ्यर्थियों के विरुद्ध जो दमनकारी नीतियां हैं उनके खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर एक ऐतिहासिक अनशन पर यहाँ पर बैठे हुए तमाम छात्र यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष जो है राम कनवाल जी को उनसे बातचीत करना चाहेंगे किन मांगों को लेकर आज वो यहाँ पर हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हैं। नमस्कार कनवाल जी। नमस्कार भाई साहब। और सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी जो है कल ही भर्ती कैलेंडर जारी हो चुका है और आज जो है आज यहाँ पर आपने भूख हड़ताल का यहाँ पर वो किया है। देखिए, जो भर्ती कैलेंडर है, मैं तो ये कहना चाहूंगा ये एक तरह से लॉलीपॉप है प्रदेश के युवाओं के लिए। लॉलीपॉप इसीलिए क्योंकि जब हम जो है पिछली बार आज से 1 महीने पहले जब हम आयोग गए थे तो आयोग के अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई थी। बात ये हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि जो आगामी परीक्षा कैलेंडर है वो जो 1 हफ्ते बाद जारी होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, ये आयोग के अध्यक्ष के शब्द जो मैं कह रहा हूं, उन्होंने ये कहा था कि फरवरी में पूरा परीक्षा कैलेंडर हम जो है समाप्त कर देंगे, सारी परीक्षाएं करा देंगे हम फरवरी 2025। लेकिन जो कल का परीक्षा कैलेंडर आया है वो जा रहा है आपका अगस्त सितंबर तक, यानी कि 2025 अगस्त और सितंबर तक वो परीक्षा कैलेंडर जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज तक जो है आयोगों ने अपना जो परीक्षा कैलेंडर जारी होता है उसमें से संभावित शब्द जोड़ा जाता है, लेकिन उस संभावित शब्द के कारण जो है परीक्षाएं जो है सुचारू रूप से उसी दिन नहीं होती है, बल्कि ये सिर्फ लॉलीपॉप है। या ये जो परीक्षाएं ये आप गारंटी मानिए 2027 को लेकर ये परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है और सिर्फ 4000 वैकेंसियां हैं। इसके अलावा इनके पास ना कोई अध्याचन जा सकता है और ना कुछ हो सकता है। हम यहाँ पर आज क्यों बैठे हैं? कैलेंडर अपनी जगह है, लेकिन हमने इनसे एक डिमांड की थी। पिछले 2-3 साल से हम इनसे डिमांड कर रहे हैं कि आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसमें आप जो है तत्काल आयु सीमा बढ़ाइए। आयु सीमा हमने जो डिमांड किया, आप 18 से 28 उसमें आयु सीमा कीजिए। आयु सीमा इसलिए करना है क्योंकि साल 2014 में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी हुई थी। उसके बाद ये साल 2022 में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति लाते हैं। जब हम उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास जाते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर कहते हैं कि आने वाली जो भर्ती होगी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की उसमें आपको जो है आयु सीमा बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री तो कहते ही कहते हैं, लेकिन इनके सारे डिपार्टमेंट कहते हैं। अगर आप एक पत्र देखेंगे जो खुद पुलिस मुख्यालय की ओर से वो पत्र जारी होता है और उस पत्र में यह लिखा रहता है कि जो है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की उम्र सीमा 18 से 28 की जाए और सारे जो है जितने भी थाने हैं और जितने भी जो है भर्ती केंद्र हैं वहां पर वो जो है उस पत्र को भेजते हैं और कहते हैं कि इसका जवाब हमें तत्काल आज रात चाहिए। ये आज से मैं आपको 6-7 महीने पहले की बात बता रहा हूँ उस पत्र की, लेकिन उस पत्र का आज तक कुछ पता ही नहीं चला है। यानी कि वो किसकी साजिश के तहत जो है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा नहीं बढ़ाई जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि अगर ये उम्र सीमा नहीं बढ़ती है, अगर ये मांगे नहीं मानती है सरकार, तो हम यहाँ पर अन्न तो हम त्याग कर रहे हैं, हम जल भी त्याग कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर हमारी तबीयत बिगड़ती है, अगर यहाँ पर हमारे प्राण जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की होगी, प्रशासन की होगी और पूरे सिस्टम की ये जिम्मेदारी होगी। हमारी दूसरी जो मांग है, हमारे भाई साहब हैं और इनकी जो पूरी टीम है और जो युवा हैं उत्तराखंड के, जो डिप्लोमाधारी युवा हैं, उत्तराखंड में ऊर्जा विभाग की जो वैकेंसी है जिसमें जो है TG2 और JEE की जो वैकेंसी है, चाहे आप UPCL ले लीजिए, चाहे आप पिटकू ले लीजिए, चाहे आप UGBNL ले लीजिए, उसमें 7-8 साल से भर्ती नहीं आई है। तो हमने ये कहा इनसे, लगभग जो है ये 3-4 रैलियां ये खुद कर चुके हैं, लेकिन अब तक इनकी वैकेंसी जारी नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि वैकेंसी जो है तत्काल जारी हो। इसके अलावा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में API हटाने को लेकर जो मुद्दा है वो हम चाह रहे हैं। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती है उसमें हम चाह रहे हैं कि तत्काल उम्र सीमा बढ़े। तो ये जो 4-5 मांगे हैं, इन मांगों को लेकर ये अनशन जारी है और जब तक हमारे पास जान है, जब तक प्राण है, हमने जल का त्याग किया है, हमने खाने का त्याग किया है और
हम ये करते रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं होगी। इसके अलावा ये तो अनशन हमारा चलता रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी हम आगे की और प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी जल्दी मीडिया को सूचना दे दी जाएगी। बिल्कुल, तो देख सकते हैं यहाँ पर मांगों को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे, मुख्यमंत्री की बात आपने यहाँ पर करी है, मुख्यमंत्री को लेकर तमाम बार आपने आश्वासन भी मिलते गए हैं, क्यों मुख्यमंत्री जी आपसे नहीं मिलना चाह रहे हैं, बेरोजगारों से खास तौर पर? देखिए, मिलना इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि उत्तराखंड के बेरोजगारों ने उनकी कुर्सी जो है डगमगोल कर दी थी। जो अगर आप पिछले साल का 9 फरवरी का आंदोलन देखेंगे तो उसके बाद से मुख्यमंत्री जो है बेरोजगारों से चिढ़े हैं। उनको ये लगता है कि भाई बेरोजगारों की मांगे अब नहीं माननी है, बल्कि जो चलता आ रहा है उसको हम चला लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री को ये देखना चाहिए कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में लगभग 1 लाख युवा है जो आयु सीमा बढ़ाना चाहता है, और अगर वो 1 लाख युवा सड़कों पर उतर जाए और इनको कह दे कि आपको हम वोट नहीं देंगे, उन 1 लाख युवाओं का परिवार देखिए, उनके परिवार में कितने होंगे। तो लगभग उनकी जो संख्या जा रही है वो 5-6 लाख 7 लाख के अराउंड वो जा रही है। तो अगर 5-7 लाख युवा और उनका जो परिवार है, अगर वो इनको वोट नहीं देने की कसम खा दें, तो आप गारंटी ले लीजिए 2027 का इनका केदारनाथ चुनाव जो उपचुनाव होने वाला है वहां पर इनका बुरा हाल होने वाला है, और ये प्रदेश का युवा करेगा। यकीन मानिए, ऐसा प्रदेश का युवा करने जा रहा है अगर ये तत्काल उम्र सीमा नहीं बढ़ाते हैं। मैंने आपसे कह दिया कि हम जो लोग फिलहाल अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, यकीन मानिए उत्तराखंड के युवाओं के लिए, और जो चाहते हैं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा बढ़े, पहाड़ के युवाओं को मौका मिले, तो ऐसे तमाम अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि आइए, यहाँ पर आपके लिए संघर्ष किया जा रहा है, यहाँ पर हम जो है आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, और आप भी अनशन का भाग बनिए, उसमें आप जो अपनी भागीदारी निभाइए, तभी जाके इस प्रदेश में कुछ हो सकता है, और खासतौर पर उम्र सीमा बढ़ सकती है। और इनकी जो भी समस्या है, जो यूपीसीएल पिटकुल में जेई और टीजीटी की भर्ती नहीं आई, उनके लिए भी आप संघर्ष में आइए, क्योंकि ये लोग आपके लिए बैठे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में एपीआई हमारे जेपी ध्यानी जी बैठे हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि कैसे जो इनके साथ बर्बरता लगातार हो रही है, कितने इन्होंने ज्ञापन दे दिए, लेकिन फिर भी ये सिस्टम जो है सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, सिस्टम कहीं ना कहीं सुनने को तैयार नहीं हो। लगातार यूके वाणी पिछले कई वर्षों से जो है छात्रों के आंदोलनों को कवर करता आया है, और हम जो इस वक्त लाइव के जरिए छात्र इस वक्त घर बैठ के वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को शेयर जरूर मारें, ताकि जो अनशन पर यहाँ पर बैठे हैं इनको भी कहीं ना कहीं ऊर्जा मिलती रहे। यहाँ पर जेपी ध्यानी जी लगातार अनशन पे यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, और पिछले कई आंदोलनों में हम इनको कवर भी किया है। ध्यानी जी, किस प्रकार की मांगे हैं, यहाँ पर अलग अलग मांगों को लेके बैठे हुए हैं, आप भी थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये एपीआई की जो व्यवस्था है, उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो एपीआई की व्यवस्था है, पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था किस प्रकार की है। एपीआई जो है एक एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट, सेट, पीएचडी, रिसर्च पेपर अगर किसी ने पब्लिश किए हैं, इन सब की एक इंडेक्स बनती है, और सबको वेटेज मिलता है। उसमें ग्रेजुएशन की परसेंटेज, पोस्ट ग्रेजुएशन की परसेंटेज, पीएचडी के लिए 25% का वेटेज, नेट के लिए 7% का वेटेज, जेआरएफ के लिए 8% का वेटेज, और रिसर्च स्कॉलर और अगर किसी ने संविधा में पढ़ाया है कहीं एज अ गेस्ट फैकल्टी, उसके लिए 10 नंबर का वेटेज। तो इस प्रकार की ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बिना एग्जाम के राज्य की सबसे बड़ी भर्ती, सबसे बड़े ग्रेड पे की भर्ती को बिना एग्जाम के सिर्फ इंटरव्यू के आधार पे कंडक्ट करवा दिया जाता है। और मुझे पता है कि ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी हमारे राज्य में। ये व्यवस्था जानबूझ के किसी बड़े ब्यूरोक्रेट्स के कहने पे या मंत्री को अपने चहेतों को सेट करने के लिए ये व्यवस्था यहाँ पे ये परिपाटी लाई गई है, ताकि डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पे अपने चहेतों का चयन करवा दिया जाए। क्योंकि मुझे लगता है ये क्लास 1 गेस्टेड पोस्ट है और राज्य की सबसे बड़ी ग्रेड पे की भर्ती है सीधी भर्ती के माध्यम से, तो ऐसी जॉब को कोई भी पाना चाहेगा। इसीलिए इन्होंने बिना लिखित परीक्षा के केवल साक्षात्कार के आधार पे ऐसी व्यवस्था लाई जिसमें अपने चहेतों को किसी प्रकार से सेट किया जाए। क्योंकि हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि साक्षात्कार के माध्यम से संपन्न होने वाली भर्तियों में आप किसी भी प्रकार का एलिगेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पास ना कोई वीडियो फुटेज है, ना कोई पेपर लीक वाला मामला है कि पेपर लीक हो गया और बाहर आ गया। इंटरव्यू में क्या पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया, ये तो वो इंटरव्यू लेने वाला बोर्ड जान सकता है या वो अभ्यर्थी जान सकता है जिसका या तो चयन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम पिछले 3 वर्षों से लगातार 20 से भी ज्यादा ज्ञापन इस भर्ती को लेकर, इसमें एपीआई की व्यवस्था को
हटाने को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री को दे चुके हैं, हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी को दे चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री को जी को हमने कई ज्ञापन दिए, लेकिन फिर भी इस पे किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश की हायर एजुकेशन की भर्ती है, इतना संवेदनशील मामला है, प्रदेश के युवाओं का भविष्य जो है एक शिक्षक के हाथ में होता है और खास करके हायर एजुकेशन का मामला है, और आपने इतनी बड़ी भर्ती का इतना गंदा सिलेक्शन क्राइटेरिया, इतनी गंदी चयन प्रक्रिया अपना रखी है कि केवल साक्षात्कार के आधार पर आप चयन करवा दोगे। किसी भी घोड़े गधे को आप असिस्टेंट प्रोफेसर बना दोगे। असिस्टेंट प्रोफेसर एक बहुत क्लास 1 की पोस्ट होती है, बहुत बड़ा स्कॉलर, एक शोध जो अभ्यर्थी होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, अपने सब्जेक्ट का, अपने विषय का ज्ञाता होता है। आप किसी भी घोड़े गधे को, अपने चहेतों को असिस्टेंट प्रोफेसर बना दोगे, क्या मजाक बना के रखा हुआ। और जहां तक हमें कई इनपुट मिले हैं, कई जगह से खबरें आई हैं कि इसमें 50-50 लाख रुपए में सीटें भी की है, और हुआ होगा जरूर, क्योंकि इस भर्ती को हम नहीं चैलेंज कर सकते। इंटरव्यू में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम नहीं जान सकते। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे इस राज्य के जो नेट सेट पास अभ्यर्थी हैं, देखिए ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, इसमें ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं, एक बड़ा ये आरोप आप सरकार पे एक तरह से लगा रहे हैं, इसका कुछ प्रमाण आपके पास है? मैं आपको पता है, मैं आपको एक वाकया बता देता हूं। 2018 में जो है प्रवक्ता भर्ती संपन्न हुई, जिसमें साक्षात्कार भी था। उसमें एक वीडियो फुटेज और एक ऑडियो आपके सबके पास आया था, जिसमें हमारे इंटरव्यू बोर्ड के जो कथित मेंबर थे, जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, जिसमें सीधा कह रहे हैं कि उस प्रवक्ता भर्ती के अभ्यर्थी को सीधा आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका सिलेक्शन करवा देंगे हम। बिल्कुल, ये सब सच है आपके सामने। इंटरव्यू बोर्ड पे कई एलिगेशन लगे हैं, साक्षात्कार लेने वाले बोर्ड पे कई एलिगेशन, कई आरोप लगे हैं कि इंटरव्यू में धांधलियां होती हैं, और इसमें भी हुई होंगी, क्योंकि पहले जब ये व्यवस्था नहीं थी तो अचानक से ये व्यवस्था क्यों आई? तो अचानक 2 सालों में ऐसी क्या आन पड़ी थी कि एपीआई की व्यवस्था को आपने लागू कर दिया, जबकि हमारे पड़ोसी राज्यों में, हिमाचल में देखिए आप, मध्य प्रदेश में देखिए, यूपी में देखिए, कहीं भी एपीआई की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य के अभ्यर्थियों को प्रायोरिटी दी है। एपीआई की व्यवस्था से सीधा सीधा हमारे राज्य का जो कैंडिडेट है, जो हमारे राज्य का नेट सेट पास अभ्यर्थी है, वो सीधा भर्ती से बाहर हो जाता है। अब कैसे हो जाता है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ये ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और आपको पता है कि हमारा प्रदेश विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है। यहाँ पे 60% लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में पीएचडी करना एक कैंडिडेट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नेट पास करना, जेआरएफ लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कैसे कॉम्पीट करेगा जो बच्चा जेएनयू से आ रहा है, जो बच्चा डीयू से आ रहा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से, जिसके परसेंटेज 90 से भी ऊपर है, जिसकी कट ऑफ 90 पे जा रही है, तो हमारा बच्चा कैसे कॉम्पीट करेगा? हमारा तो बच्चा तो वैसे ही परीक्षा से बाहर हो गया, दौड़ से ही बाहर हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बिना योग्यता के परीक्षण के, ऐसा कौन सा एग्जाम है कि बिना योग्यता के परीक्षण के ही आप चयन करवा दे रहे हो? भाई योग्यता का परीक्षण करिए। और हमने ऐसी क्या डिमांड कर दी थी? हमने कहा था कि इसका लिखित परीक्षा करवाइए। कोई भीख तो नहीं मांग रहे थे कि आप जो है हमें रिजर्वेशन दे दीजिए, उत्तराखंड के अभ्यर्थी को ये दीजिए, वो दीजिए। हमने कहा प्रॉपर इसका एग्जाम कराइए, इतनी बड़ी भर्ती है, लिखित परीक्षा करवाइए, फिर साक्षात्कार करवाइए, और एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी तरीके से इस भर्ती को संपन्न कराइए। क्या गलत था इसमें? लेकिन मुझे लगता है इसमें उच्च शिक्षा मंत्री की मंशा कुछ और है, वो अपने आदमियों को सेट करना चाहता है। मैं खुला कह रहा हूं कि इसमें जो है, और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, उच्च शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा सचिव सब ने गुमराह किया है इसमें, इस भर्ती को लेकर। और अगर अभी भी यही व्यवस्था बनी रही तो मैं कहूंगा कि ये प्रदेश की जो शिक्षा का जो भविष्य है वो गर्त में चले जाएगा। और जब तक हमारी मांगे, और ना सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूं, जो भी हमारी मांगे हैं, चाहे संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर हो, अरे क्यों नियमितीकरण करना उनका? क्या उन्होंने उनका जो चयन हुआ है किसी सही मानक के तहत हुआ है? मैं कह रहा हूं उसमें 80 से 90% जो कैंडिडेट होगा वो फर्जी होगा, किसी नेता का चहेता होगा, किसी विधायक का चहेता होगा, किसी ब्यूरोक्रेट का चहेता होगा। क्यों नियुक्त कर दें, क्यों परमानेंट कर दें उसे? और जो हमारे ये लाखों अभ्यर्थी हैं जो 5-5, 2-2 हजार रुपए के कमरे लेके 5 बाई 5 फुट के कमरे पे जो है इतना कठिन परिस्थितियों में, दयनीय परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं, ये उम्मीद लेकर कि भर्ती आएगी और हम तैयारी करेंगे और कहीं अपना सिलेक्शन लेंगे। अगर ये 15 से ज्यादा हजार जो है संविदा कर्मियों को नियमित कर देंगे तो क्या लगता है आपको इस प्रदेश में भर्ती आएगी? इस प्रदेश में आने वाले 10 साल तक भी भर्ती नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं होने देंगे। उम्र सीमा की बात है, क्या बड़ा तकनीकी पेंच है
पुलिस भर्ती में उम्र सीमा क्यों नहीं बढ़ा सकते? अन्य राज्यों में देखिए, इन्होंने तो कोविड को लेकर भी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की, जबकि सारे प्रदेशों में कोविड जो है पैंडेमिक आई थी तो 3-3 या 2-2 वर्ष, मिनिमम 3 वर्ष जो है सबने बढ़ाए हैं। तुम क्यों नहीं बढ़ा सकते हो? और इसमें इतना बड़ा क्या तकनीकी पेंच है कि आपको नियमावली परिवर्तन करना पड़ेगा या बहुत बड़ी जो है सस्तुति लेनी पड़ेगी किसी निदेशालय की कि जी उम्र सीमा। और ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप बार बार बढ़ाइए, एक बार मौका दीजिए उनको जो 7-8 साल से वेट कर रहे हैं। यही जो है मामला फॉरेस्ट गार्ड में है और तमाम सारी जो है भर्तियां जिसमें हम अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ अनशन पर बैठे हैं। और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आज हमें भूख हड़ताल का रास्ता इख्तियार करना पड़े? क्या अंधी, लूली, लंगड़ी, बहरी हो गई हैं सरकारें, जो उन्हें जो है ये राज्य हित में जो हम काम कर रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहा है? इसमें इतनी बड़ी तकनीकी खामियां नहीं है, इतना बड़ा तकनीकी पेंच नहीं है जो ये सरकारें हमारी मांगों को ना मान सके। लेकिन अगर नहीं मान रही हैं तो इनकी मंशा कुछ और है और हम भी तब तक भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों पे संज्ञान नहीं लिया गया। और यदि हमारे किसी भी साथी को जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं कोई क्षति होती है तो इसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की, प्रशासन की रहेगी और प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार रहेगा। और मैं कह देना चाहता हूं, ये एक चिंगारी बनेगा और सैलाब ले आएगा उत्तराखंड में और सारी जो है ये सरकारों को डुबा ले जाएगा। तो बिल्कुल देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर गुस्सा साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगा। क्यों यहाँ पर युवाओं को इस प्रकार से धरने पर लगातार अमन अनशन पर इस प्रकार से बैठना पड़ रहा है और युवा भी बैठे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे किस प्रकार की मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, एक और युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। गले पे मालाएं डली हुई तो साफ तौर पर लग रहा है कि ये लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठे हैं। एक भाई और भी हैं। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमित है और मैं हरिद्वार से आ रखा हूँ जी। हमारी ये डिमांड है कि हमारे यूपीसीएल पिटकुल और रीजनल में पिछले 7 सालों से TG2 और JEE की वैकेंसी नहीं आई है। इन्होंने क्या कर रखा है, आउटसोर्स और उपनल और संविदा वाले लड़कों को रख रखा है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 7 सालों से पिछले नहीं निकाल रहे हैं। हम ITI और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं और ये प्राइवेट कॉलेज खोल रहे हैं और बच्चे इसमें पास आउट हो रहे हैं, हर बार जा रहे हैं, बार पास आउट हो रहे हैं। तो ये बेरोजगारी तो खुद बढ़ा रही है सरकार। और हमारे तो ऊर्जा मंत्री जो है धामी जी ही है। अगर हमारा कोई मंत्री होता, ऊर्जा मंत्री अलग होता तो उसको जाकर हम पकड़ भी लेते। तो ये तो हमारे खुद ऊर्जा विभाग जो है धामी जी के पास है, तो ये क्यों संज्ञान नहीं ले रहे इसमें? इनका तो वही काम हो गया कि चिराग तले अंधेरा, अपने विभाग का इनको कुछ नहीं पता। 7 साल से हम कहाँ जाए? हमें भर्ती चाहिए, नहीं चाहिए। JEE और TG2 पिछले 7 सालों से नहीं आई है और हमारी धामी जी से, ऊर्जा मंत्री जी से यही मांग है कि हमारी JEE और TG2 की वैकेंसी निकाली जाए और पुलिस कांस्टेबल उम्र सीमा और फॉरेस्ट गार्ड उम्र सीमा और API वाली हमारी 4 प्रमुख ये मांगे हैं और इन पर तत्काल कार्रवाई हो, नहीं तो अनिश्चितकालीन धरने के लिए हम तैयार हैं। तो देख सकते हैं अनिश्चितकालीन धरने की यहाँ पर बात की जा रही है। मैं एक बार कैमरामैन को कहूंगा, एक बार इनके चेहरों की तरफ आप एक बार कैमरा लेके जाए, दिखाएं किस प्रकार से यहाँ पर कुछ छात्र यहाँ पर अनशन पे बैठे हैं तो कुछ उनके समर्थन के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और पिछले लगभग 500 दिनों की अगर बात करें तो CBI मांग को लेकर भी यहाँ पर कुछ चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जो उस समय भी यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए थे। वो मांग तो कहीं ना कहीं एक तरह से गर्द पर चली गई है। कुछ छात्र और भी, उनसे भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या नाम? सुशील केंद्र, उत्तराखंड बेरोजगार संघ से प्रदेश संयोजक। जी सुशील जी, अभी जो है एक बार दोबारा से यहाँ पर विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर छात्र दोबारा से अनशन पर बैठे हुए हैं। पुरानी मांगे तो पूरी नहीं हो पाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये शर्म आनी चाहिए कि एक उत्तराखंड में पहले बार एक युवा मुख्यमंत्री बने हैं। एक पहला इतिहास बना था, परंतु पहले ही इतिहास ने युवाओं के साथ इतना अत्याचार किया है कि सबसे ज्यादा बेरोजगार पहले इसी सत्र में हो रहे हैं। अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, आज तक इतने बेरोजगार युवा नहीं हुए थे जितने इस युवा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए युवा मुख्यमंत्री जी को कि उत्तराखंड के युवाओं के साथ इतना जो अत्याचार हो रहा है उत्तराखंड बेरोजगार संघ और उत्तराखंड के युवा विद्यार्थी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अभी तो ये भूख हड़ताल ही हुई है। वो याद होगा माननीय धामी जी को भी कि जब उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार जी और PC पंत जी जब पानी की टंकी पे चढ़े थे, हमारे बड़कोट में एक साथी जो टावर पे चढ़े थे, वो दिन ये भूल रहे हैं। गांधी पार्क जैसे कांड को भूल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ अभी कुछ ही दिनों में एक इतिहास और रचने वाला है। वो इस धामी सरकार की कुर्सी को भी हिला के उखाड़ के फेंकने वाला है। तो ये धामी जी को कान खोलकर सुनना होगा। बिल्कुल देख सकते हैं युवा एक तरीके से हताश और निराश भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
देखिए बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर एक तरीके से बैठ रखे हैं। एक बार चेहरों की तरफ इनकी देखें आप। क्या नाम है भी आपका? जी मेरा नाम धीरज बिष्ट है। धीरज बिष्ट जी, कहाँ से आए हैं? मैं अल्मोड़ा से आया हूँ। अल्मोड़ा से। जी क्या आपकी क्या मांग है? हमारी जो मांग है पिटकुल और यूजेविनल आदि में जो TG2 और JEE की वैकेंसी नहीं आई है। 8 सालों से हो गए हैं, जो लास्ट 2016 में वैकेंसी आई थी और अभी तक 8 साल हो चुके हैं और वैकेंसी नहीं आ रही है। तो उसके लिए हमारी डिमांड है कि जल्दी से जल्द वैकेंसी निकाली जाए और जो रोज़गार है उनको रोज़गार दिया जाए युवाओं को। तो ये मांग है हमारी। जी, तो आप लोग इस तरीके से अनशन पे यहाँ पर आ जाते हैं, कई कई दिनों तक बैठे रहते हैं, घर वालों को चिंता नहीं होती है? आप लोगों को घर की याद नहीं आती? तो चिंता तो होती है, चिंता का तो विषय है, पर क्या करें हम लोग, घर पे भी हम कब तक बैठ रहे हैं ऐसे। तो रोजगार के लिए हमको बाहर निकलना ही पड़ता है और बाहर जाएं तो इनकी जो वैकेंसी है वो आती नहीं है। 8 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं मेरे को पॉलिटेक्निक किया हुआ, मैंने जो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है। 5 साल से मैं घर में बैठा हूँ और तैयारी में लगा हूँ। तैयारी करूँ भी किस चीज़ की करूँ मैं, जो वैकेंसी नहीं आती तो पेपर किस चीज़ के दें हम। जी जी, तो ये है। तो बिल्कुल देख सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग मांगों को लेकर पर विभिन्न छात्र जो हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। पिछले कई समय से बेरोजगार संघ जो है इन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए आए हैं। आपने देखा होगा कि भर्ती घोटाले के अंदर भी एक बड़ा हुजूम जो है 9 फरवरी को 2 साल पहले यहाँ पर इकट्ठे हुए थे तमाम छात्र जो है। उसके बाद सरकार द्वारा जो है नकल विरोधी कानून भी बनाया गया था। एक बार पुनः जो है अपनी मांगों को लेकर छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। यूकेवाणी लगातार बेरोजगार संघ के साथ और जो यहाँ के तमाम जो युवा बेरोजगार उनके साथ बने हुआ रहता है। तो इस कवरेज को लगातार बनने के लिए देखते रहिए यूकेवाणी। मैं मोहन कैंतुरा, नमस्कार।